नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज़ नेटवर्क। चुनाव 24 हमारा जो खास कार्यक्रम है उसमें आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और 25 नवंबर को 200 सीटों पर चुनाव होंगे। 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएंगे। पहले 23 नवंबर चुनाव की तारीख फिक्स की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन उसमें तब्दीली कर दी गई है। कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में है। परंपरा ये रही राजस्थान में कि वहां सत्ता परिवर्तन हर 5 साल के बाद हो जाया करता है जब चुनावी नतीजे आते हैं। लेकिन क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? यह बड़ा अहम सवाल है। सवाल यह है कि क्या इस बार राजस्थान में परंपरा टूटेगी, कांग्रेस की वापसी होगी? दूसरा सवाल यह भी बनता दिखाई दे रहा है कि सत्ता में आसीन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रियंका गांधी की मांग क्यों की जा रही है, यानी प्रियंका गांधी की डिमांड ज्यादा हो रही है राजस्थान में, आखिर क्यों? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी कांग्रेस ने, यानी रणनीति जो बनाई थी वहां, और चुनावी नतीजे जब आए तो कांग्रेस ने जीत का पताका लहराया था, क्या वही रणनीति राजस्थान में भी अपना रही है कांग्रेस? यानी कि प्रियंका गांधी को सामने रख करके राहुल गांधी के मुकाबले चुनावी नतीजों को जीत में तब्दील करना चाह रही है कांग्रेस। यह भी बड़ा अहम सवाल है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे प्रदीप जी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्यों प्रियंका गांधी की मांग ज्यादा की जा रही है? देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के मूल वोट बैंक के लिए एक बड़ा चेहरा नजर आते हैं। अशोक गहलोत ने पिछली बार जो योजनाएं लागू की है इस सरकार में रहते हुए, अभी जो इस साल में रिपीट के नाम पे, उसमें ज्यादातर महिलाओं से जुड़ी हुई रही है, चाहे वो निशुल्क मोबाइल रहा हो या अदर स्कीम्स है, सैनिटरी पैड से लेके मोबाइल तक की कई स्कीम्स। तो वो ये बताना चाह रही है। साथ ही ये जो महिला विधेयक पास हुआ है, इसको लेके बीजेपी से भुनाने के दौर में है। ऐसे में एक महिला चेहरे को आगे लाके प्रियंका गांधी का, वैसे इंदिरा गांधी का यहाँ प्रभाव रहा है, तो वही डायलॉग प्रियंका गांधी की मेरी नाक दादी जैसी दिखती है, उसका फायदा वोटों के रूप में कांग्रेस लेना चाह रही है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी यहाँ थी दौसा में, सिकराय में। उसके बाद में एक बार फिर से प्रियंका गांधी जो है वो झुंझुनू जिले में आ रही है, अरडावता गांव में, जहाँ के शीशराम ओला दिग्गज नेता रहे थे, उनकी मूर्ति का अनावरण है। उसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगी। तो एक चीज तो पिछले 5 साल में लगातार देखने में आ रही है कि अशोक गहलोत और राहुल गांधी के जो रिश्ते हैं वो ज्यादा सहज नहीं है राजस्थान की स्थिति को लेके। राहुल गांधी ने प्रपोज किया था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने। इससे पहले अशोक गहलोत के बेटे के टिकट का जब मामला आया था, राहुल गांधी, बताया जाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो थी उसमें नाराज हो गए थे कि क्या कमलनाथ के बेटे, अशोक गहलोत के बेटे को ही टिकट दिया जाएगा। फिर लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने अपनी तमाम सभाओं में से 80% सभाएं एक लोकसभा क्षेत्र में ही की, पब्लिक मीटिंग्स। ऐसे में काफी नाराजगी, और वो दूरियां लगभग दूर भी नहीं हो पाई। और जैसा सचिन पायलट वाला इशू हुआ, बगावत वाला इशू हुआ, उसके बाद कांग्रेस का जो अशोक गहलोत और गांधी परिवार के रिश्ते जो है, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से ठीक हैं, लेकिन राहुल गांधी से अभी भी कोई ज्यादा मधुरता बताई नहीं जा रही। इसी के चलते गहलोत खेमा और सचिन पायलट के भी अच्छे संबंध है प्रियंका गांधी से, तो एक कोशिश बिठाई जा रही है कि लगातार प्रियंका गांधी के दौरे करवाए जाए राजस्थान में, महिला वोट बैंक में एक मैसेज दिया जाए। साथ ही प्रियंका गांधी अपने स्पीचेस में बीजेपी के लिए मौका नहीं छोड़ती मीम्स बनाने का, रील्स बनाने का, जैसा अक्सर लोग राहुल गांधी पे कर लेते हैं। जी, तो क्या ये माना जाए, जिस तरह से आपने अभी इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, तो क्या ये माना जाए कि जो हिमाचल प्रदेश में रणनीति अपनाई थी कांग्रेस ने और कर्नाटक में जो रणनीति अपनाई थी कांग्रेस ने, उसी रणनीति को इंप्लीमेंट करने जा रही है कांग्रेस राजस्थान में? देखिए, कर्नाटक वाला जो चुनाव था वो मैंने खुद कवर किया था कर्नाटक जाकर के। वहां पे कांग्रेस अपनी पूरी जो बिखरी हुई टीम थी उसको एकजुट करने में कामयाब रही, चाहे वो डीके शिव कुमार रहे हों, चाहे वो खरगे के गुट के लोग रहे हों, और चाहे जो अभी सीएम हैं सिद्धरामैया, उन लोगों को उन्होंने एकजुट करके चुनाव लड़ा। साथ ही मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक बड़ी घोषणा करके, चूंकि मुस्लिम वहां पे 12 से 13% वोट है, निर्णायक है। राजस्थान में भी 9% से अधिक मुस्लिम हैं, लेकिन वहां मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व पर्याप्त दिया गया। तो उसके साथ ही लिंगायत वोट बैंक जो है वो येदियुरप्पा को, लिंगायत बीजेपी का कोर वोट बैंक था येदियुरप्पा के कारण, और येदियुरप्पा को सीएम फेस नहीं बनाया जाना बीजेपी के लिए बड़े घाटे का सौदा रहा।
और बीजेपी तभी तभी सत्ता में आई है जब येदियुरप्पा को साधा गया। येदियुरप्पा साथ थे। वहां पे जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो मैसूर के अंदर, वहां येदियुरप्पा के बेटे आए थे, उनसे बात हुई थी, तो वो भी कोई ज्यादा एंथुसियास्टिक नजर नहीं आए, उसको लेके उत्साही नजर नहीं आए बीजेपी को लेके। तो बीजेपी संगठन वहां वैसा काम नहीं कर पाया। हिमाचल वाला आप बता रहे हैं, तो कल ही एक कांग्रेस नेता से मेरी बात हो रही थी कि हिमाचल कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि हिमाचल में मुसलमान नहीं है। दरअसल मेरा सवाल ये था कि वहां भी प्रियंका गांधी को, दोनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, तो प्रियंका गांधी को आगे रखा गया था, सामने रखा गया था बनिस्बत राहुल गांधी के। तो क्या वही रणनीति कांग्रेस राजस्थान में अपनाना चाह रही है? यही मेरा सवाल है असल में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अपनाना चाह रही है कांग्रेस इसको, क्योंकि इससे उन्हें सीधे तौर पे फायदा हुआ। स्कीम्स और जो चीजें हैं, जैसे वन रैंक, वो जो पेंशन वाला इश्यू था, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो था, वो एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में रहा। साथ ही महिलाओं को लेकर कर्नाटक में जैसे बस यात्रा फ्री की गई है, तो महिला चेहरा, महिला वोटर, महिला वाला इश्यू जो है वो आप तमाम योजनाओं में देखेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया, किसका बजट ठीक हुआ? महिलाओं का बजट ठीक हुआ। तो इनका फोकस उस 50% आबादी पे है और उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, और प्रियंका गांधी उस कोशिश में एक बड़ा चेहरा है। तो ये स्ट्रेटेजी हिमाचल के वक्त से ही, प्रियंका गांधी की जो टीम थी, धीरज गुज्जर वाली टीम थी या और लोग थे, वो हिमाचल पूरा होते ही राजस्थान में काम पे लग गए। जी, लेकिन इसके पीछे ये भी वजह मानी जा सकती, जिसके बारे में अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, कि राहुल गांधी नाराज हैं अशोक गहलोत से। प्रियंका गांधी की बाउंड्री अशोक गहलोत से भी अच्छी है और सचिन पायलट से भी अच्छी है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रियंका गांधी को आगे रखने की कोशिश की जा रही है? जी, जब ये 2020 में जब सत्ता बदलने की बात हुई थी, सचिन पायलट अपने टीम को कैंप में ले गए थे मानेसर, उसके बाद में जो सुलह करवाई, जो कोशिशें हुई, वही प्रियंका गांधी के माध्यम से ही हुई। और प्रियंका गांधी की सभी से अच्छे रिलेशन है और वो इस बाउंड्री को बना सकती है, बनाई भी है उन्होंने। राजस्थान से लगातार वो टच में है। उनकी एक टीम है जो लगातार काम कर रही है। हिमाचल में उन्होंने काम किया, वही टीम अब राजस्थान में काम कर रही है। तो लगातार जो दौरे हो रहे हैं, आप देखेंगे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं, मिजोरम गए हैं वो, इसके अलावा तेलंगाना गए हैं जहां जहां चुनाव है। लेकिन राजस्थान में राहुल गांधी इतने सक्रिय या उत्साही नजर नहीं आ रहे। उन्होंने एक स्टेटमेंट में भी कह दिया कि हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, फिर कहा राजस्थान भी जीत रहे हैं। तो उससे अंदाजा लग सकता है कि राजस्थान में पार्टी का जो आंतरिक संगठन बिखरा हुआ है, प्रियंका गांधी भी ऊपर लेवल पे मजबूत कर पा रही है, लेकिन निचले स्तर पे, बूथ स्तर पे अभी भी कांग्रेस को बड़ा काम करने की जरूरत है। जी, लेकिन प्रियंका गांधी की अगर डिमांड राजस्थान में है ज़्यादा, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, तो ये आम कार्यकर्ताओं की तरफ से है, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की तरफ से है, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से भी है? ये बड़े नेताओं का मामला है सर, बेसिकली। कि दूसरा क्या है, राजस्थान में दो गुट सीधे तौर पे हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। ऐसे में अभी टिकट्स डिक्लेयर हुए नहीं है, केवल 74 टिकट्स ही कांग्रेस ने डिक्लेयर किए हैं, 126 टिकट अभी आने हैं। ऐसे में जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, आप देखेंगे दौसा की सिकराय की सभा को, सिकराय की सभा में कांग्रेस ने पहले कहा था हम 16 तारीख को टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं, हम श्राद्ध में टिकट डिक्लेयर नहीं करेंगे, नवरात्र में करेंगे। फिर 18 को जो सभा थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने जो है वो पहली लिस्ट जारी तब की जब प्रियंका गांधी राजस्थान अपनी सभा पूरी करके जा चुकी थी। तो ये टिकट मांगने वाले जो लोग हैं, उस सभा में जाके कोई बड़ा बखेड़ा ना कर दें। कांग्रेस में ये आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस में इतना बड़ा पैमाने पे बीकानेर के अलावा विरोध नजर नहीं आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दोनों खेमों में से किसी एक का भी टिकट कटता है तो वो माहौल खराब कर सकते हैं, राहुल गांधी इससे और नाराज हो सकते हैं। प्रियंका गांधी जो है, उनके यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि एक तो वो आला कमान सीधे तौर पे जो है वो खुद नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कि किसी तरह का विवाद उनके सामने नहीं होता, अक्सर नहीं होता। ऐसे में उनकी सभाओं की एक बड़ी वजह भी है। टिकट डिक्लेयर होने के बाद आपको राहुल गांधी भी यहाँ लगातार दिख सकते हैं। तो अभी कांग्रेस ने, अब जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ 74 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बीजेपी तो कहीं ज्यादा नामों का ऐलान कर चुकी है, बीजेपी आगे इस मामले में। बीजेपी ने अब तक 123-24 टिकट डिक्लेयर कर दिए, 124 टिकट डिक्लेयर कर दिए। पहली सूची बीजेपी की 41 की आई थी और उन सीटों की आई थी जिसपे बीजेपी हार रही है। मतलब उसमें से सिर्फ एक सीट ऐसी थी जिसपे बीजेपी का विधायक है। 40 सीटें पहली सूची में ऐसी थी जिसमें
बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी या पिछले 3 चुनाव हार रही है, उन्होंने सी और डी कैटेगरी की सीटों की टिकट दी थी। एक केवल विद्याधर नगर सीट ऐसी थी जो बीजेपी लगातार जीत रही है। जब वो सीट बनी पार्क हुआ करती थी तब बीजेपी का गढ़ थी। तो नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया, नरपत सिंह राजवी को अब चित्तौड़गढ़ से दिया गया, या दिया कुमारी को टिकट दिया गया। बीजेपी ने पहली और दूसरी सूची अपनी सेफ सीटों की, पहली सूची अनसेफ सीटों की दी और दूसरी सूची उन सीटों पे दी है जहां बीजेपी जीत रही है लगातार। वसुंधरा खेमे को तरजीह दी गई, लेकिन कांग्रेस ने इसका उल्टा किया। कांग्रेस ने अपनी पहली 2 सूची में उन सीटों की लिस्ट जारी की, उन सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए हैं जहां उनका मजबूत पक्ष है। कमजोर पक्ष वाले, विवाद वाली सीटें अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं की हैं, जहां पे बड़े पैमाने पे विवाद हो सकते हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत का गुट का सीधा सा जहां राइवल नजर आता है, चाहे वो गुर्जर वोट बैंक हो, मीणा वोट बैंक हो, या पश्चिमी राजस्थान में कई ऐसी सीटें जहां हरीश चौधरी का प्रभाव है। हेमाराम चौधरी वाली सीट डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, उनकी सीट्स डिक्लेयर हुई है। बीजेपी ने पहली सूची उनकी जारी की जो जीत नहीं रहे, दूसरी सूची उनकी जारी की जो जीत रहे हैं और विधायक हैं। अब जो क्रूशियल सूचियां आनी हैं उसके बाद देखिए राजस्थान में क्या रंग बनता है। प्रियंका गांधी अगर ज़्यादा सक्रिय रहती हैं राजस्थान में, तो ये जो 2 खेमा है, एक अशोक गहलोत का और दूसरा सचिन पायलट का, तो ये जो दूरियां बनी हुई हैं, क्या ये दूरियां नज़दीकियों में तब्दील होती दिखाई देंगी या दूरियां धरातल पर वैसे ही नजर आएंगी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? जी, निश्चित तौर पे लगातार बयान अगर नेताओं के देखें, सूचियों से पहले भी और बाद में भी, और उसका अगर एनालिसिस करें तो निश्चित तौर पे ये दूरियां खत्म होती नजर नहीं आ रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोशिश कर चुके हैं, सोनिया गांधी, मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि सब ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब भूलो और माफ करो, आगे बढ़ो की बात है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, आप गुर्जर समाज एक बड़ा वोट बैंक है पूर्वी राजस्थान में। पिछले चुनाव में आप आश्चर्य करेंगे कि गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए एक भी विधायक बीजेपी का अपने समाज का नहीं जिताया। गुर्जर मीणा की एक राइवलरी चलती है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो गुर्जर समाज ने कांग्रेस के मीणा समाज के व्यक्ति को वोट दिया कि हमारा सचिन पायलट सीएम बनेगा। तो अब जो वोटर थे, जो उत्साही थे, जिनके भीतर एक उत्साह था अलग तरह का, वो लोग अब सचिन पायलट का कहना भी नहीं मानेंगे, ऐसा लगता है। उस इलाके में जाके लोगों से बात करते हैं, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है कि क्या वो जो वोटर, बल्क वोटर उन्हें पूर्वी राजस्थान में मिला था, धौलपुर से बीजेपी साफ हो गई थी, भरतपुर में बहुत कम वोटर, सवाई माधोपुर, अलवर, ये जो सीटें हैं, दौसा, क्या वो वापस रिपीट कर पाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल है सर। और बसपा ने यहाँ पे बड़ी मजबूत पकड़ बना रखी है, तो बसपा भी पूर्वी राजस्थान में निश्चित तौर पे बड़ा प्रभाव पैदा करेगी। जेजेपी ने शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पे प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, तो ये कांग्रेस का वोट बैंक निश्चित तौर पे खराब करेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस का वोट बैंक खराब होगा। लेकिन अगर चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए, थोड़ा सा आगे क्या सवाल है ये, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि इस तरह की चर्चाएं तो होती हैं चुनावी मौसम में, चुनावी समर में, तो हम लोग क्यों ना चर्चा कर लें। चूंकि आप राजस्थान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वहाँ की राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं और बड़े अच्छे से उसका विश्लेषण भी करते हैं आप, तो हम ये जानना चाहेंगे, हालांकि ये अटकलबाजी होगी, अक्सर मैं कहता हूं कि चुनावी मौसम में तो अटकलबाजियों का दौर गर्म रहता भी, संभावनाओं का और अटकलबाजी कांग्रेस वापस आती है सत्ता में, परंपरा टूट जाता है अगर राजस्थान का, तो क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी मुश्किल लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर यूं ही नहीं कहलाते। उनका एक एक बयान और एक एक स्टेप बड़ा सधा हुआ होता है। दूसरा, उनकी जो टीम है वो अंदरूनी बहुत गजब काम करती है। जैसे कि वो लोग चुनाव नहीं लड़ते, धर्मेंद्र राठौड़ ने इस बार टिकट मांगा, पुखराज पाराशर, राजीव अरोड़ा, ये लोग और अलग अलग तरीके के टास्क वाले लोग हैं। बड़ा सदा हुआ और अंदाज वाले तरीके से वो लोग काम करते हैं, जिसमें किस सीट पे, मैं जैसे पिछली बार मारवाड़ में था, वहां पे पाली जालोर सिरोही में, तो खुशवीर सिंह को किस तरह से बागी खड़ा हुए, समरजीत सिंह सचिन पायलट ग्रुप के हैं, किस तरह से हराया जाए, रतन देवासी पायलट ग्रुप के हैं, किस तरह से हारे, सीटें 100 के आसपास रहे। ये खेल 2008 में भी हुआ जब सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, ये 2018 में भी हुआ जब सचिन पायलट हैं, और ये 2023 में भी अगर कांग्रेस आती है तो यही अंदाज रहेगा। क्योंकि राजनीति के एक जादूगर अशोक गहलोत खुद को यूं ही नहीं कहते, वाकई उनकी टीम है, उनकी एक पकड़ है, और एक वो बाहर दिखते हैं और एक अंदर जो उनकी टीम काम करती है। वो कहते हैं जो दिखता है राजनीति में वो होता नहीं, तो अशोक गहलोत के मूव्स को ये मान के चलिए कि जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है,
और जो रहा है वो दिख नहीं रहा है। तो चूंकि कांग्रेस ने तय कर दिया कि अशोक गहलोत के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे, बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं, पर ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल चेहरा अशोक गहलोत ही है कांग्रेस की ओर से। और अशोक गहलोत खुद अपने आप में लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों सूचियों की बात करूं, अगर जब प्रियंका गांधी के बाद पहली सूची डिक्लेयर हुई, तो सूची डिक्लेयर होने से पहले प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत ने मंच से उच्चारित कर दिया कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे। जैसे 5 विधायकों के नाम ले लिए उन्होंने दौसा जिले के, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति जो है सीईसी है, उसकी सील लगी हुई, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए प्रत्याशी। अशोक गहलोत अपने आप को आला कमान से भी अब आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। वो उनकी एक रणनीति है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, ऐसा मैसेज वो दे रहे हैं। और यही मुश्किल पैदा करने वाली है कांग्रेस के लिए। आखिरी में एक छोटा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूँगा। प्रियंका गांधी के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा हट के भी हम लोगों को बात करना पड़ा और ज़रूरी भी था। प्रियंका गांधी की कौन सी छवि अट्रैक्ट करती है वहाँ के लोगों को, खास करके अगर वर्कर्स की बात की जाए, यानी कांग्रेस वर्कर्स की बात की जाए, कार्यकर्ता की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए। एक तो वो छवि जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि इंदिरा गांधी की छवि उनके अंदर नजर आती है। दूसरी बात जो उनके बारे में निकल करके आती है वो ये है कि वो जो वादा करती हैं वो धरातल पर सरकार बनते ही इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है। तो ये कौन कौन सी छवियाँ हैं जो आकर्षित कर रही है वहाँ के नेताओं को, संक्षेप में? जी देखिए, प्रियंका गांधी बड़ा अट्रैक्टिव स्पीच देती है और अपने स्पीच में लोगों से जोड़ती हैं वो। और मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी की एक बड़ी आईटी सेल को कोई मौका नहीं बनता मीम बनाने का। और एक्चुअल में अगर इसको आप साइकोलॉजिकली देखें, राहुल गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो सोचते अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी में सोच के जैसे ही वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इस मिली सेकंड में ही गेम हो जाता है। प्रियंका गांधी का जो वे ऑफ स्पीच है, वाचा की जो शक्ति है, साइकोलॉजिकली करें, वो सीधी अट्रैक्ट करती है महिलाओं में और खास करके युवाओं में जी। और कार्यकर्ताओं से जिस तरह से वो मिलती हैं, यूथ कार्यकर्ता जिस तरीके से, और उन्हें वो फिर अपनी छवि से नीचे उतर के बात करती है। जैसे कि भाई आपके भरोसे कांग्रेस है, आपको देखना, ये कहते राहुल गांधी भी है, लेकिन जो मनोगत भाव है वो व्यक्ति तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, शब्दों के अलावा भाव भंगिमाओं से भी तय होता है ये चीजें। तो एक लीडरशिप क्वालिटी, जो मनसा वाचा कर्मणा, जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं, यह जो नजर आता है, बराबर बैलेंस नजर आता है प्रियंका गांधी में। राहुल गांधी में इस बैलेंस की कमी नजर आती है। हालांकि वो मन के बहुत साफ और अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे राजनेता होने के लिए जो ये 33% वाला बैलेंस चाहिए वो नजर नहीं आता। फिलहाल कोशिश उन्होंने की है, कामयाब कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता या उन लोगों को अभी स्वीकारने में समय लगेगा, और इसी बीच मीम बनाने वालों को मौका मिल जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और विस्तार से तमाम चीज़ों को समझाने के लिए। विशेष रूप से जो प्रियंका गांधी के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, अमूमन ये चर्चाएं होती नहीं हैं कि आखिर प्रियंका गांधी की डिमांड क्यों बढ़ी हुई है, खास करके राजस्थान की अगर बात करें। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार भी है, और ये अब अटकलें लगाई जा रही कि शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, यानी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। बहरहाल हम लोगों ने राजस्थान के बारे में जिक्र किया है कि प्रियंका गांधी राजस्थान में नेताओं की पहली पसंद क्यों है, कांग्रेस नेताओं की बात कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि प्रियंका गांधी कितना इम्पैक्ट छोड़ पाती हैं, कितना प्रभाव छोड़ पाती हैं राजस्थान की सियासत में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गुटबाजी है उससे कम ज़रूर वो करेंगी, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। बहरहाल वक्त के साथ तमाम चीज़ें साफ होती चली जाएंगी, नतीजे आएंगे और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब हमें वक्त इजाज़त नहीं देता। हम जाना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे एक विनती करते जाएंगे कि अगर हमारे चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।